तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? जबरदस्त शानदार होंगे। तो आइए फटाफट से जबरदस्त तरीका से स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट और रिडक्स, पूरा फुल कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले मोल की जो बेसिक बातें हैं, मोल क्या है, एक मोल में कितनी एंटिटीज होते हैं, और मोल निकालना डिफरेंट डिफरेंट टर्म में, जैसे वॉल्यूम के टर्म में, गिवन वेट के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन के टर्म में, सब आपको मालूम है। क्लियर है? अब उस पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपका रिवीजन हो सके बढ़िया से। जैसे मान लो ग्राम एटम, ग्राम आयन, क्लियर है ना, इस सभी चीजों को क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, जिस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्लियर है? बोला है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स वेज 6.644 into 10 के पावर -23 ग्राम। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट। अब जैसे ही ग्राम एटम यहां पे आया तो आपको क्या समझ लेना चाहिए कि ये मोल पूछा है। क्लियर है? यानी कि ये बोला है कि 40 kg में इसके कितने ग्राम एटम होने हैं, कितने ग्राम ऑफ मोल होंगे। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक आर्ट है क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है कि 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, यानी कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वेट कितना है भाई? 6.644 into 10 के पावर -23 ग्राम। क्लियर है ना? अब कहानी क्या है कि एक एटम का वेट कितना है? 6.644 into 10 के पावर 23 ग्राम। क्लियर है? तो Na एटम का वेट क्या होगा? तो सबसे पहले आपको मालूम है कि Na इक्वल में क्या होता है? 6.022 into 10 के पावर 23। और एक मोल में कितने एटम होते हैं? Na एटम। तो अगर हम Na एटम का वेट निकाल लें तो मुझे मालूम चल जाएगा कि एक मोल में इसके कितने वेट हैं। क्लियर है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें इंटू कर देना पड़ेगा 6.644 into 10 के पावर -23 से। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो अप्रोक्स किसके इक्वल आने वाला है? 40 ग्राम के इक्वल आने वाला है। क्लियर है? यानी कि 1 ग्राम एटम में, यानी कि क्या हो गया भाई आपके 1 ग्राम एटम इसको बोलिए, ठीक है, या 1 मोल में कितने आ गए भाई? 40 ग्राम आ गया। क्लियर है? तो बोला है कि 40 kg ऑफ इट में कितने इसके ग्राम एटम होंगे, यानी कितने मोल होंगे। इट मींस क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि 40 ग्राम में कितने मोल हैं इसके? 1 मोल है। क्लियर है? तो 1 ग्राम में कितने इसके मोल होंगे? 1/40। और आपसे पूछे कितना है? 40 kg में पूछा है, तो आप क्या करोगे बताओ? 1/40 into 10 के पावर 3, यानी कि 40 से 40 कैंसिल हो गया, और कितने आया भाई? 1000 ग्राम एटम, यानी कितने मोल आया भाई? 1000। क्लियर है? तो जैसे ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल दे दिया, आपको क्या समझना है कि मोल ही पूछा है। क्लियर है? अब इसमें आते हैं जैसे एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? जैसे बोला है कि एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग N2 and O2 गैसेज 30 ग्राम पर मोल, द कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ O2। ठीक है? एवरेज मोलर मास बराबर क्या होता है? टोटल वेट बाई टोटल मोल। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड जो आपको पता है, हमने मान लिया कि टोटल मोल हमारी कितनी है? 100 है। टोटल मोल हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि टोटल मोल कितना है? 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, x मोल अगर मैं N2 को मान लूं, मोल ऑफ N2 कितना मान लिया मैंने? मोल ऑफ N2 हमने मान लिया x। क्लियर है? तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। क्लियर है? और एवरेज मोलर मास कितना दिया है? 30। तो एवरेज मोलर मास 30 इक्वल में क्या करेंगे? टोटल वेट। तो N2 का अगर वेट निकालना है तो क्या करोगे आप? x इंटू 28 क्या है उसका? मॉलिक्यूलर वेट, और मोल मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। प्लस यहां पे क्या रखोगे आप? 100 माइनस x। क्लियर है? इंटू 32, और टोटल मोल कितना है भाई? 100। यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मोल परसेंट आ जाएगा। क्लियर है? इसको दूसरी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैं आपको एक इजी फॉर्मूला बता रहा हूं। मोल परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोल परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे 100 इंटू एवरेज मोलर मास m एवरेज माइनस m2 अपॉन क्या लिखोगे आप? m1 माइनस m2। क्लियर है? 100, m एवरेज 30 दिया है, m2 की वैल्यू कितनी है? 32, और m1 माइनस m2 करोगे तो यहां से जो आपकी x की परसेंटेज आएगी बिल्कुल इसकी इक्वल आएगी। क्लियर है? तो अगर एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन आए तो आप दोनों तरीके में से कोई भी एक तरीका यूज करके इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? डिफिनेशन लिखा है। ये क्या करता है भाई? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट, यानी कि किसी कंपाउंड में किसी एटम का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है भाई? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। जैसे मान लो कि यहां पे C6H12 वो 6 है,
तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे क्या लिख सकते हैं, CH2O। ये क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे ही 2 एग्जांपल मैंने और भी ले लिया है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे बोला है कि कंपाउंड है CH, O in 3:3:1 एटॉमिक रेशियो इफ द नंबर ऑफ मोल इन 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इज 6.06 × 10⁻³ देन कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेशियो क्या दिया है, 3:3:1, यानी कि ये क्या हो जाएगा C3H3O। अब ये क्या हो गया, इसका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है एटम का, तो ये क्या हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको कुछ डाटा दिया है। बोला है कि 1 ग्राम ऑफ द कंपाउंड जब 1 ग्राम है तो इससे कितने मोल है, 6.06 × 10⁻³ यानी कि मोल बराबर क्या लिखोगे 6.06 × 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा वेट कितना दिया है ग्राम में, ओपन क्या हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल में हो जाएगा ये 10⁻³ और डिवाइड बाई 6.06। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितनी की इक्वल आ जाएगा 165 का, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल में क्या होता है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया आपका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया है 165 और इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला का मोलर मास आएगा 55। तो आप क्या करोगे 55 इंटू n, यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई 3। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C3H3O। अब इसमें आप 3 से इंटू कर दो तो क्या आने वाला है बोलो C9H9O3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में n के टर्म में रिलेशन होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अब लिमिटिंग रेजेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लिमिटिंग रेजेंट क्या है, ऑलरेडी आपको मालूम है बट फिर भी डिफिनेशन यहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा है कि रिएक्शन में जो सबसे पहले कंज्यूम्ड होगा वो क्या कहलाएगा LR कहलाएगा। और हम टेक्निकल तरीका से कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रेजेंट, जैसा सबसे पहले आपके पास मोल कॉन्सेप्ट में 2 तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक मोल मेथड से, ग्राम इक्विवेलेंट मेथड से। जब भी मोल मेथड से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन शुड बी मस्ट बैलेंस, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मोल पता करेंगे रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट का मोल यहां पे गिवन है, क्या करेंगे फिर उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू मिनिमम आएगी वही क्या होगी LR। जैसे इसका मोल कितना है 5 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो आप इसे क्या लिखोगे 5/1, कितना आया 5, और इसका मोल कितना दिया है 10/3। दोनों में से किसकी वैल्यू मिनिमम है, B की वैल्यू मिनिमम है, तो क्या होगा LR ये होगा, यानी कि B क्या हो जाएगा आपका भाई, B हो जाएगा LR। तो प्रोडक्ट किसके बेस पे बनेगा, LR के बेस पे बनेगा, क्लियर है ना। अब इसमें कहानी क्या है कि जैसे मान लो कि सिंपल 2 रिएक्टेंट दिए हैं, 2 रिएक्टेंट दिए हैं या 2 से अधिक रिएक्टेंट दिए हैं और इन सभी का मूल पता है, तब हम LR जज करते हैं। वरना अगर सिंपल एक टर्म में एक रिएक्टेंट दिया है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब परसेंटेज प्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी में एक बात आपको याद रखनी है, कभी भी गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। वो क्या है कि ऑलवेज जो आपका प्योर रिएक्टेंट है वही क्या बनाएगा, प्योर प्रोडक्ट बनाएगा। इट मींस इसको दूसरी भाषा में भी हम कह सकते हैं कि जो प्योर रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में ही मिलेगा। और परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ प्योर रिएक्टेंट बाय मास ऑफ मिक्सचर इनटू 100। अब इस पे वो से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। जैसे दिया है कि 8.8 ग्राम CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम ए सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग 80% प्योरिटी, कैलकुलेट इनिशियल मास ऑफ सैंपल, ठीक है। यानी कि इसमें बोला है कि 8.8 ग्राम CO2 प्रोड्यूस सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कि यहां पे क्या है भाई कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा CaO प्लस CO2। अब मैंने क्या बोला है कि एक लाइन हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा क्या होगा प्योर, ठीक है। और प्योर रिएक्टेंट ही प्योर प्रोडक्ट बनाएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या होगा प्योर होगा। दोनों भाषा में से कोई भी भाषा आपको जो समझ में आती है उसे आप चूज कर सकते हो। तो 8.8 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे, 8.8 भाई इसका मोलर मास 44, ठीक है। क्या आएगा भाई, इसके मोल आ गए। अब इसमें आप POC लगा सकते हो, तो जितने इसके मोल हुए उतने ही इसके मोल होंगे, ठीक है ना। तो आप यहां से क्या करने वाले हो कि इसके मोल कितने आ गए, इस 8.8 भाई 1/5। अब 1/5 इसके मोल आ गए तो इसके भी 1/5 मोल आ गए।
अब मोल में इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा वेट, मोलर मास से कितना आएगा 100, तो कितना आ गया 20 ग्राम। अब सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि जो 20 ग्राम आया वो क्या है, प्योर, क्योंकि प्योर रिएक्टेंट से क्या मिलेगा, प्रोडक्ट जो भी प्योर होगा, तो ये 20 ग्राम क्या आएगा, प्योर ही आएगा। अब परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया है 80%, तो सबसे पहले आप सिंपल मान लो कि हमारे पास x है, तो x का अगर हम 80% लेंगे 80/100 तो प्योर कितना मिला 20, यहां से आप x निकाल लो तो क्या हो जाएगा, सैंपल कितने ग्राम था इनिशियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे x को आपने क्या मान लिया कि इनिशियल हमने कितना सैंपल हमने लिया था, ठीक है। तो परसेंटेज प्योरिटी के क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है कि प्योर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, प्योर ही होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम रिलेटेड विथ पैरेलल रिएक्शन, एक से ज्यादा टर्म में अगर रिएक्शन हो रही है तो क्या है, पैरेलल रिएक्शन है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो C+O2 CO ही बनाए, ठीक है ना, Na2O2 Na2O के फॉर्म में भी बना सकता है। अब यहाँ पे C और CO2 के केस में जनरली, चूंकि इसका डीप में मैं क्लास में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, यहाँ पे चूंकि आपको इजिली रैपिड रिवीजन करना है तो आप क्या करोगे, C और CO2 का जब भी केस आता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पे C + ½ CO, उसके बाद CO + ½ से क्या बनेगा CO2। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा हो तो LR की केसेस होगी, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, और इक्वेशन बैलेंस करने के बाद क्या डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा LR है, और LR के बेस पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन दिया है और रिएक्ट 20 ग्राम O2 एंड CO एंड CO2 आर फॉर्म, द फाइंड द मोल ऑफ CO एंड CO2। तो सबसे पहले C + O2 क्या बनाएगा, CO, तो यहाँ पे C + ½ O2 से क्या मिलेगा आपको CO। C कितना दिया है 12 ग्राम, O2 कितना है भाई 20 ग्राम। अब आपको बताना है कि इसमें LR क्या है। आप जनरल तरीका से क्वेश्चन को गलत कर दोगे बिल्कुल, कैसे, जैसे आप यहां पे लिख दोगे कि 12/12, ठीक है, क्या आ गया इसका मोल 1, और यहां पे क्या है इसका मोल आएगा 20/32, कितना आ गया 5/8, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से LR कौन है, तभी आपको दिख रहा होगा कि तो 1 है और ये 5/8 है, मिनिमम वैल्यू इसकी LR ये है, लेकिन ये गलत है। अभी इसके मोल आए हैं, मोल के बाद इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तब जाके LR डिसाइड होगा। तो जैसे हम 5/2 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो 10/8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई, तो क्या हो गया LR ये हो गया। कौन सा LR हो गया भाई, कार्बन, कार्बन क्या हो जाएगा LR, क्योंकि ये 1 है और ये क्या आ जाएगा 10/8 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 से कुछ ज्यादा होगी। तो इसे आप कैसे लिखोगे 1 - x, और इसे आप कैसे लिखोगे बोलो 5/8 - x/2, क्या मिलेगा यहां से आपको x। LR कौन है 1 - x, तो ये सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 - x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। अब x बराबर जैसे 1 आया तो फिर रिएक्शन में क्या बचा आपको, कार्बन तो पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो गया, तो फिर क्या हुआ CO ½ O2 से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा CO + ½ O2 रिएक्ट करेगा और ये क्या देगा CO2। CO कितना आया है 1 और ये कितना आया है 5/8 - 1/2। अब इसमें आप क्या करोगे कि दोनों का मोल आप निकाल लोगे, फिर देख लेना LR कौन है, क्लियर है। जो LR होगा उसके बेस पे क्या बन जाएगा CO2, तो फिर आपको क्या निकल के आ जाएगा कि CO कितना बचा और CO2 कितने मोल आए, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट जैसा काम कर रहा है, फिर इसका प्रोडक्ट इसके रिएक्टेंट जैसा काम कर रहा है, ऐसे आप देख के क्या मालूम कर लोगे कि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। जैसे इसके 10 मोल इसके 10 मोल है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि 2 रिएक्टेंट है और दोनों का मोल गिवन है, तो आपको मालूम करना पड़ेगा LR कौन है। तो 10/2 5 और 10/3 कौन सा LR है भाई B LR है, तो LR के बेस पे ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसके 1 मोल से 4/3 बन रहा है, तो 10 से कितना बनेगा 4/3 × 10, तो किसके मोल हो गए C के, यानी कि C के कितने मोल हो गए बताओ 4/3 × 10। अब क्या करना है कि इसके 5 मोल से 6 मोल D के बन रहे हैं, क्योंकि D मैं इसलिए ले रहा हूं कि D इसमें प्रोडक्ट इसमें क्या कर रहा है रिएक्टेंट जैसे काम कर रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया D ले लिया, ठीक है ना। तो इसके 5 से 6 बन रहे हैं, तो 1 से कितने बनेंगे 6/5 और कितने मोल हैं इसके 4/3 × 10। अब ये किसके मोल हो गए D के, तो D के मोल हो गया आपका 6/5 ×
4/3 इंटू 10। अब इसके 7 से 8 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा 8/7। तो एफ के कितने मोल होंगे 8/7 और इंटू इतना 6/5 इंटू 4/3 इंटू 10। ठीक है, तो सिक्वेंशियल रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि हमेशा ABCD के टर्म में आए। जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ भी गए हैं और आ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक के फॉर्म में, आयरन के फॉर्म में, कोई भी ऐसा रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, जिसका मोल पूछ लेगा, वेट पूछ लेगा या कुछ भी पूछ सकता है जो पॉसिबल है। अब प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मिक्सचर एनालिसिस, इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे आपका पहला काम है कि राइट द सेपरेट केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन दिया उसको क्या करेंगे आप सेपरेट लिखिए। फिर क्या करेंगे उसमें आयन एक्सचेंज मेथड लिखेंगे। तीसरी इसमें क्या बात है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर सेम तरह के केटायन या एनायन आ गए तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे KCl प्लस NaCl, इसमें क्या है दोनों में Cl कॉमन है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, CuSO4 प्लस CuCl2, इसमें क्या है कॉपर कॉमन है तो ये भी रिएक्शन क्या होगी नहीं होगी। बाकी जैसे मान लो कि फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि किसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है और कौन नहीं होता है। इट मींस कौन से स्टेबल है और कौन से अनस्टेबल है। तो इससे रिलेटेड क्या है सारा डाटा दिया गया है। क्लियर है, जो ऑलरेडी आपको मालूम है। अब इस पे बेस्ड क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बोला है कि इन एन ओपन कंटेनर 84 ग्राम ऑफ MgCO3 एंड 100 ग्राम CaCO3 इज हीटेड, तो कैलकुलेट मास लॉस्ट इन द रिएक्शन एंड द वेट रेसिड्यू लेफ्ट। क्लियर है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अलग अलग सेपरेट रिएक्शन आप लिखिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले MgCO3 स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्यों, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के दोनों कार्बोनेट है। तो सेकेंड ग्रुप के जब ये दोनों कार्बोनेट है तो क्या होगा MgCO3 को जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा MgO प्लस क्या मिलेगा CO2 गैस लेफ्ट कर जाएगी। अब 84 ग्राम मोलर मास MgCO3 का 84 कितना आया 1 मोल। ठीक है, 1 मोल जब इसके हैं तो इसके भी कितने आ गए 1 मोल आ गए। फिर अब क्या करोगे CaCO3 को जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा CaO प्लस CO2। CaCO3 ये कितना दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने मोल आएंगे, इसके मोल बाई मोलर मास, इसके आगे एक, इसके 1 मोल है तो इसके भी कितने आएंगे 1 मोल, यानी कि टोटल CO2 कितने मोल लॉस्ट हो रहा है 2 मोल। 2 मोल में कितना आएगा वेट 88 ग्राम। तो टोटल आपके पास मास कितना है 184। तो आप क्या करोगे 184 में से 88 ग्राम जब आप लॉस्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना बचा। ठीक है, अब ईडियोमेट्री क्या है, ईडियोमेट्री एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, जो ईडियोमेट्री ट्यूब में करते हैं, जिसके सहारे हम क्या करते हैं किसी भी मतलब गैसेस का हाइड्रोकार्बन का मोलर कंपोजिशन निकालते हैं। क्लियर है, अब उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी यहाँ पे दे रखा है। जैसे ऑब्जर्वेंट कौन है, KOH किसको ऑब्जर्व करता है, एल्कलिन पैरागलोल किसको ऑब्जर्व करता है, टर्पेंटाइन ऑयल किसको ऑब्जर्व करता है, बेसिक सी बातें हैं और थ्योरी बेसिस से आपको मालूम है। ठीक है ना। अब इसमें एक अलग बात है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, इसे क्या बोलेंगे वॉल्यूम कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलारिटी का। तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोलारिटी, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व हैं वो क्या कहलाते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। और जो मोलारिटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों, क्योंकि मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो मोलारिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर है ना। तो मोलारिटी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मोलारिटी को दूसरे तरीके से ऐसे हम निकाल सकते हैं कि अगर कोई सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दिया है और उसमें सॉल्यूट दिया है बाय वेट परसेंट। क्लियर है, तो उसको सॉल्व करते हैं हम कैसे, अगर उस तरह का क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम बात करते हैं। जैसे हमने बोला कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर ml और इट कंटेन्स x% बाय मास सॉल्यूट, तो x% बाय मास सॉल्यूट। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सॉल्यूशन का हमने मास निकाल लिया। डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी में हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ना। अब इसमें बोला है कि जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्यूशन का x% बाय मास है, तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का मास है यहाँ पे d इंटू 1000 और इसका x%, तो x बाई 100। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 10 इंटू x इंटू डी, ये क्या आ गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। और जो सॉल्यूट के मास आ गया तो आप सॉल्यूट को मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास बाई मोलर मास। तो मास कितना है सॉल्यूट का, 10 इंटू एक्स इंटू डी, और इसका मास मतलब मोलिकुलर मास mw। क्लियर है ना। तो मोलारिटी क्या आ जाएगा, अगर मोल पता है तो मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो मोलारिटी बराबर मोल्स, तो मोल्स कितने हैं 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मोलिकुलर वेट। ये मोलिकुलर वेट किसका है, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है। और भाई वॉल्यूम, वॉल्यूम यहां पे कितना है 1 लीटर, क्योंकि लीटर में होना चाहिए तो इंटू 1। तो ये क्या आ गया, मोलारिटी का एक फॉर्मूला आ गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मोलिकुलर वेट। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मोलालिटी का। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिजॉल्व है वो क्या कहलाएंगे, मोलालिटी। जो मोलालिटी होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है ना। तो ये मोलालिटी हो गया। अब हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, और मोलालिटी इक्वल में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए N2 हमने जो टर्मोलॉजी यूज किया था भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या माना है, M1 माना है। ये किस में है, केजी में है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स जो है आपका N2, और ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसे ले लिया हमने, सॉल्यूशन का डेंसिटी को, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया है d, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो कितना है v। तो सॉल्यूशन का मास क्या आ गया d इंटू वी, और माइनस क्या लिखेंगे हम, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखेंगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलर मास। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल हमने क्या माना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल माना है हमने N2, और मोलर मास की जगह पे हमने क्या यूज किया है, M2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि वॉल्यूम V से डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैंने V से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, N2 अपॉन V डिवाइड बाई D इंटू V अपॉन V माइनस N2 बाई V इंटू M2। क्लियर है। अब N2 बाई V को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम क्या होता है, मोलारिटी। तो यहां से डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, मोलारिटी। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, डेंसिटी माइनस यहां पे क्या हो गया, मोलारिटी, और यहां पे क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसके इक्वल आ गया, मोलालिटी के। लेकिन अब ध्यान में रखेंगे कि ये सारे जो टर्म है किस में है, केजी में आना चाहिए, क्योंकि ये मोन किस में होता है, केजी में। यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, m इंटू 1000 बाई d इंटू 1000 माइनस m इंटू M2। ठीक है, तो ये मोलारिटी और मोलालिटी का बहुत बढ़िया इंटर कन्वर्जन का एक रिलेशन यहां पे आया। ठीक है, अगर मोलालिटी की वैल्यू आपको मालूम हो तो यहां से मोलारिटी भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे, इसको बिल्कुल सॉल्व करके, तो आप करिएगा। ठीक है, फिर यहां पे हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं पीपीएम और पीपीवी में। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मींस क्या हुआ, अब पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 के पावर 6। क्लियर है ना। तो वेट, अब देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू अगर 100 हम कर देते हैं तो क्या आता है, वेट परसेंट आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, वेट परसेंट इनटू 10 के पावर 4। क्यों, क्योंकि 100 बनाने के लिए 10 के पावर 6 में से मैंने 10 के पावर 2 ले लिया। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे मैंने बोला कि ये सैंपल ऑफ रिवर वाटर कंटेन 50 ppm के प्लस आयन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10 के पावर 6 ग्राम वाटर सैंपल में 50 ग्राम क्या है, के प्लस आयन है। ठीक है, वैसे हम पार्ट्स पर बिलियन समझेंगे, पार्ट्स पर बिलियन मतलब कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर बिलियन में हम कैसे निकालेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 9। ओके, अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, अगर दो कंपोनेंट है तो क्या होगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। सॉल्वेंट का क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स। ठीक है ना। फिर हम एक नया इंटर कन्वर्जन की तरफ चलेंगे, वो क्या है, वो है हमारा मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। किसकी इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन।
अब मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन की इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, मोलारिटी इक्वल में क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर, डेंसिटी इक्वल में मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर हम क्या रखेंगे, मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, N2 इंटू डी, और बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे मास, ये किसका है, मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो वॉल्यूम V हमने माना है, किसका माना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम माना है हमने। अब मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, N2 इंटू डी, N2 इंटू डी डिवाइड बाई क्या करेंगे, सॉल्यूट, तो N2 इंटू M2, सॉल्यूट का मास आ गया। सॉल्वेंट के लिए क्या करेंगे, N1 M1। अब वहां पे मैंने V से डिवाइड किया था, यहां पे हम क्या करेंगे, N1 प्लस N2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि अब डायरेक्ट यहां से मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक शानदार रिलेशन आने वाला है, वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अपन क्या आने वाला है बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू M2 है, सॉरी M2 है ये, ठीक है। मतलब अब M शानदार रिलेशन आने वाला है, M बराबर x2 इंटू डी बाई मोल फ्रैक्शन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस यहां से क्या आने वाला है, x1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या आ गया, एक बहुत ही शानदार रिलेशन आ गया, जिसको यूज करके बहुत कम टाइम में आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही बात करेंगे किसके, हम मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो मोलालिटी इक्वल में क्या होता है, मोलालिटी इक्वल में होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें भाई, केजी में, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, मोलालिटी इक्वल में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या लिखोगे, ये N2 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखोगे, सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्वेंट का मोल को टर्मिनोलॉजी में क्या यूज किया है, N1, और इसका मोलर मास क्या हमने यूज किया है, M1। फिर N1 प्लस N2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने N1 प्लस N2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, देखो तो N2 बाई N1 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2 इंटू M1। तो ये क्या आने वाला है, मोलालिटी इक्वल में N2 बाई N1 प्लस N2, N2 बाई N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई यहाँ पे क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट इंटू क्या आ गया, M1, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 आती है, तो आप x2 को 1 माइनस x1 या x1 को 1 माइनस x2 लिख के आगे न्यूमेरिकल में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है ना। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला है, कन्वर्ट 20% W/W NaOH solution its molality if density of solution is 1.2 ग्राम, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 20% बाई वेट क्या दिया है, सॉल्यूट, और सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया है, तो मोलालिटी और मोलारिटी आपसे निकालना चाहता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो 20% बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है भाई, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, NaOH, ठीक है। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया, तो सॉल्वेंट कितना होगा बताओ, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सॉल्वेंट का मास कितना होगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है। मोल क्या आएगा सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, NaOH, क्या होगा, गिवन वेट बाई मोलर मास, गिवन है 20 है, और मोलर मास कितना आएगा NaOH का 40, तो ये कितना आया 0.5। अब मोल आ गया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मोलालिटी का। तो मोलालिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5, सॉल्यूट का वेट 80 ग्राम है, तो इसे केजी में करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दीजिए आप 1000 से, तो यहाँ से क्या आ गया, मोलालिटी आ गया। अब मोलारिटी की बात करते हैं कि मोलारिटी कैसे निकलेगा।
तो मोलारिटी याद करो दो तरीके से निकलेगा, एक बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से चलते हैं, दूसरी डायरेक्ट 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे, उससे काफी टाइम आपका सेफ होगा। ठीक है, जैसे उससे काफी टाइम इसमें काफी आपकी टाइम की बचत होगी। ठीक है, जैसे मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी के लिए हमें क्या चाहिए भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेंसिटी इक्वल में क्या होता है, डेंसिटी इक्वल में होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी यहां पे दिया है 1.2, मास कितना दिया है सॉल्यूशन का 100, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 100 बाई 1.2। ये क्या आ गया, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो यहां से आप मोलारिटी डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा 0.5 बाई वॉल्यूम कितना है 100 बाई 1.2, लेकिन लीटर में होना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब मोलारिटी की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है ना, तो चूंकि वॉल्यूम निकाल के यहाँ पे करना पड़ा, जो सेकंड रूल अगर आपको मालूम है डायरेक्ट वहां पे आप लगाएंगे तो उससे भी शानदार आपको बहुत कम टाइम में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, मोलारिटी इक्वल मैंने क्या बोला था 10 इंटू एक्स इंटू डी बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे आपने क्या रख दिया 10 एक्स मतलब वेट परसेंट बाई सॉल्यूट, वेट परसेंट बाई सॉल्यूट कितना दिया है 20। ठीक है, और डेंसिटी कितना दिया है 1.2 और सॉल्यूट का मोलर मास कितना है भाई 40। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया 6 मोलारिटी। तो ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपका आंसर आ गया। रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स क्या है, बोथ प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स। जैसे यहाँ पे Na का आप देखो 0, लेकिन यहाँ पे क्या है +1 और Cl का क्या है -1, यहाँ पे Cl का क्या है 0, तो यहाँ से 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक रिएक्शन में हो रही है तो क्या कहलाएगी रेडॉक्स कहलाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है एन फैक्टर निकालना और मिली इक्विवेलेंट, क्लियर है, मोल, मोलारिटी, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूलों के इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलारिटी नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है, एन फैक्टर। अब एन फैक्टर निकालना हम कैलकुलेट कर सीखते हैं, एन फैक्टर निकालना कि एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे कैसे। जैसे मान लो कि एन फैक्टर फॉर एसिड, एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो इसमें ये वाली एक लाइन है जो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी एसिड और बेस का जब तक रिएक्शन ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो होगा। अदरवाइज रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम एन फैक्टर निकालेंगे। जैसे यहाँ पे H2SO4 है, अब यहाँ पे जो पॉसिबल एन फैक्टर इसका है वो क्या हो सकता है 1 और 2 दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया है तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा जो मैक्सिमम पॉसिबल है, तो यानी कि इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। HCl क्या होगा 1 मोलोसिड जितना H+ आयन दे सके वो क्या कहलाएगा एन फैक्टर। तो HCl कितने H+ आयन दे सकता है, 1, HNO3 कितना दे सकता है 1, जैसे H3PO4 है, इसका पॉसिबल एन फैक्टर क्या हो सकता है 1, 2, 3, लेकिन ये डिपेंड करेगा जब रिएक्शन में दिया हो तब। जब रिएक्शन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल एन फैक्टर मानेंगे। तो मैक्सिमम क्या है 3, रिएक्शन में नहीं दिया है तो यहां से इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। बेस के लिए 1 मोल बेस कितना OH आयन प्रोड्यूस कर सकता है, कितना फर्निश कर सकता है, क्या कहलाएगा उसका एन फैक्टर कहलाएगा। NaOH 1 दे सकता है तो 1 कितना दे सकता है 2, तो क्या कहलाएगा ये इसका एन फैक्टर 2। ठीक है, अब किसी कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होगा, तो किसी कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होता है उसके टोटल केटायन या एनायन। जैसे NaCl, Na पे कितना है प्लस और इस पे कितना है माइनस, तो केटायन या एनायन बोल रहा हूं मैं, तो या तो आप केटायन लो या एनायन, तो क्या आएगा 1 या 1, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा 1। Na2SO4 केटायन है एनायन, तो कितना आएगा इसका 2, एनायन भी 2 है केटायन भी 2 है, इसका क्या आएगा केटायन या एनायन। तो जैसे देख लो 3Ca+2 6, यहां से 2PO4 -3 6, तो या तो केटायन या तो एनायन, तो क्या आने वाला है इसका एन फैक्टर 6 आने वाला है। ठीक है, आयन का एन फैक्टर क्या होगा, उस पे प्रेजेंट चार्ज जो है वही क्या कहलाएगा उसका एन फैक्टर। जैसे Na पे कितना है +1, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा +1। Cl पे क्या आएगा +1 -1 तो -1। एलिमेंट के लिए क्या होगा, एलिमेंट के लिए क्या होगा उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी एन फैक्टर हो जाएगी। जैसे पोटेशियम का 1, मैग्नीशियम का 2। ठीक है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 और 2। अब एन फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि 1 मोल कंपाउंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है ट्रांसफर कर रहा है वही क्या कहलाएगा एन फैक्टर कहलाएगा, जिसको बहुत इजी तरीके से आप
कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक बहुत शानदार फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन एटोमिसिटी। जैसे यहाँ पे आप जनरली गलत कर सकते हो, कैसे? जैसे I2 यहाँ पे 0 है और 0 से -1 हो गया, तो 0 से -1 हो गया तो चेंज कितने का आया? 1 का। तो आप बोलोगे कि इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। लेकिन ये गलत है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि 1 मोल, ठीक है ना। तो इन चीजों में चूंकि आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसके लिए हमने क्या लिख दिया कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटोमिसिटी। इसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का है? +1 का, और इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। तो इसका एन फैक्टर क्या आएगा? 1 × 2 बराबर क्या आ गया? 2, ठीक है। ये KMnO4 एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में क्या क्या देता है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। एन फैक्टर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या है? मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे 2KMnO4 + 5K2C2O4 + 16 HCl, 2MnCl2 + 10CO2 + 12 HCl + 8 H2O। डायरेक्ट ये फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट ये जो रिएक्शन है आपको देगा नहीं, अनबैलेंस रिएक्शन देगा जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने आपको आता है। 2 तरीका है, आयन मेथड से और आप एक ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे KMnO4 है, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +7। MnCl2 में क्या आएगा? इसका 2। कितने का अंतर आया? 5 का। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5। K2C2O4 में C2O4 का क्या आएगा यहाँ पे? बोलो -8 + 2, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे? बोलो +3। और इसका क्या आएगा? 4। चेंज कितने का आया? 1 का। लेकिन 2 के लिए बात करना है तो 2, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो गया 5 और ये हो गया 2, क्रॉस क्रिस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 इधर चला गया और उसका 5 इधर चला गया। जब इन सारे कंपाउंड के क्या आ गए? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? इधर भी हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो जिसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन आप कैसे मालूम करेंगे? एन फैक्टर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे बताओ, इसका एन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना इसका एन फैक्टर, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 × 5। 2 × 5 क्या आ गया? 10। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन रिडक्स रिएक्शन क्या आ गया? 10। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट तो क्या हो गया? 10/5 इसका एन फैक्टर हो गया, सॉरी 10/2 इसका एन फैक्टर हो गया। इसका क्या आएगा? 10/5। HCl का क्या होगा? HCl का क्या होगा? बोलो। HCl का हो जाएगा 10/16। वैसे इसका क्या हो जाएगा? 10/2, 10/10, 10/12 और 10/8, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? N1 × N2 / N1 + N2। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कम प्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन क्या ऑलरेडी आपको मालूम है, ठीक है ना। अब कुछ इस तरह के भी एग्जांपल आ जाते हैं जिसका एन फैक्टर निकालना होता है, जिसमें गलती होने की प्रबल संभावना आप लोग करते हैं। जैसे मान लो कि FeNO3, Fe+3 और NH4+ दे दिया। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ? +2। रिएक्टेंट साइड में Fe क्या है? +2। प्रोडक्ट में कितने जा रहा है? Fe+3 में। एन फैक्टर क्या आया इसका? 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, NO3 में एन का क्या है यहाँ पे? +5, -6 और -1 है तो ये क्या आ गया? +5। और यहां पे इसका क्या है? -3। चेंज कितने का है? 8 का चेंज है। कितने का चेंज है भाई? 8 का चेंज है। यहां की एन का कंडीशन क्या हो रहा है? +5 से -3 में जा रहा है। तो एक बार देखो आप, Fe का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, तो क्या करेंगे? हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है या दोनों का रिडक्शन ही हो रहा है, तब क्या करेंगे? ऐड। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होगा तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5, 8 का चेंज है ना, तो क्या लिखोगे? 8 × 2 तो क्या आ जाएगा? 16 और -1 तो कितना आ गया? 15। अब चूंकि आप ये भी अब बोल सकते हो कि सर 1 - 16 भी लिख सकता हूं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि एन फैक्टर नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो क्या करना? आप सिंपल एन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेना, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। समझ रहे हो ना, मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन ही हो रहा है, तब क्या होगा? ऐड कर लेना। क्लियर है। तो जैसे इस केस को देखते हैं हम, यहां पे आर्सेनिक पे क्या है? आर्सेनिक पे +3 है और इस पे क्या है? -2। यहां पे ASO4 पे -3, आर्सेनिक का कितना चार्ज आएगा बताओ? -8 -3 5 आ गया।
इस पे कितना आ गया 5 और SO2 का कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि +3 से आर्सेनिक किस में चला गया +5 में, और -2 से किस में चला गया +4 में। दोनों का यहां पे क्या हो रहा है बोलो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तब क्या करोगे इन फैक्टर को ऐड करोगे, इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो चेंज कितने का है +3 से +5, कितने का चेंज है 2 का, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे 2 × 2 मैंने बोला था ना कि 10 फैक्टर इंटू एटोमिसिटी, तो क्या आ गया 4, -2 से +4 में जा रहा है, कितने का चेंज है बताओ 6 का, और प्लस का साइन क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कितने एटोमिसिटी है इसकी 3 एटोमिसिटी है, तो क्या करोगे बोलो 18 हो जाएगा, तो क्या हो गया 22 एन फैक्टर हो गया। तो सिंपल बात मैंने बोला कि आप देख लेना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर लेना, या तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या तो सिर्फ रिडक्शन हो रहा है तो क्या कर लेना ऐड कर लेना, ठीक है। अब टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन क्या है, ऑलरेडी यहां पे चूंकि टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन की पीएच रेंज क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको मालूम है और नोट्स में आपका गिवन होगा। टू द पॉइंट हम बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में जैसे मान लो कि अननोन सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं बाय द नोन सॉल्यूशन। टाइट्रेशन में 2 पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट। देखो एक्सपेरिमेंटली ये दोनों अलग अलग है, लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ही मान सकते हैं हम, ठीक है। किसको, एंड पॉइंट को और इक्विवेलेंस पॉइंट को। अब इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बैक टाइट्रेशन के। बैक टाइट्रेशन क्या है, तो जैसे सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कि हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या डाला, ऑलरेडी पहले से इसमें हमारा A है, ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया B मिला दिया किसमें एक्सेस में, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं इसमें C ऐड कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है, अगर A का आप मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे उसको जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि हमने B को एक्सेस में डाल दिया A के साथ, ये एसिड है और ये बेस है, ऐसा हमने मान लिया, तो क्या होने वाला है जरा सोच के बताओ, जो A है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि B क्या है एक्सेस में है, ठीक है ना। तो C से कौन रिएक्ट करेगा, A रिएक्ट करेगा या B रिएक्ट करेगा, A तो है ही नहीं क्योंकि B एक्सेस में था तो A पूरा खत्म हो गया, तो जो रिमेनिंग B होगा ना वो क्या करेगा C से क्या करेगा भाई रिएक्ट करेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीका है इसको लिखने का। हम लिख सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ A, क्या लिख सकते हैं टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, और माइनस क्या लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ C, ठीक है। वरना दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, C का जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ B के, और A का क्या होगा B से कितने रिएक्ट कर गया, क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डबल इंडिकेटर। डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में क्या होता है, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे मान लो कि इसमें हमने ले लिया NaOH प्लस Na2CO3 और हमने ले लिया NaHCO3, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं HCl ऐड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि HCl ही ऐड करें, H2SO4 भी ऐड कर सकते हैं, और NaOH Na2CO3 और NaHCO3 की जगह पे और कुछ भी बेसिस हम ले सकते हैं। और फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में इंडिकेटर, हम फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में HPH के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी टाइट्रेशन को हम कर रहे हैं। इंडिकेटर इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। जैसे मान लो कि एसिड और बेस को हमने मिलाया, ठीक है, और फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में अगर पूरा एसिडिक रिएक्शन हो गई तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा कलरलेस, तो हम क्या समझ लेंगे कि ये सॉल्यूशन क्या है एसिडिक है। अगर पिंक हो गया फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में तो हम क्या समझेंगे कि वो बेसिक हो गया। तो इंडिकेटर क्या होता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो गया, यानी कि जैसे कलर चेंज हुआ तो उसे हम क्या मान लेंगे कि ये एंड पॉइंट है या रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडिकेटर को हम क्या करते हैं यूज करते हैं। और फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में ये सारे रिएक्शन होते हैं, जैसे HCl NaOH से Na2CO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। अब इन सारी चीजों को ध्यान देने के अलावा मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जिस पे आप फोकस करेंगे, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। क्या याद रखोगे आप, जैसे मान लो कि HCl के प्रेजेंस में NaOH Na2CO3 और NaHCO3, NaHCO3 से HCl क्या करेगा फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में HCl NaHCO3 से रिएक्ट
नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HCO3 और वहां पे बेसिक क्या बच जाएगा, फिनोल्फथालीन पीएच, और HCO3 और पीएच के में सबसे अधिक जो बेसिक कैरेक्टर होती है वो किसकी होती है, पीएच की होती है। क्लियर है? वो सारी बातें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपसे सिंपल बता रहा हूं कि बस ये बात याद रखना कि फिनोल्फथालीन के प्रेजेंस में जो आपका HCl है वो NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, और Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो सिर्फ हाफ करेगा। कैसे? देख लो, जैसे HCl प्लस Na2CO3 तो क्या हो गया आपके पास, NaHCO3 मिल गया, ठीक है ना। तो आपके पास दो तरह के NaHCO3 आ गए, एक कैसे, एक जो पहले से प्रेजेंट है आपका, और दूसरा कैसे, Na2CO3 से रिएक्ट करके जो प्रोड्यूस किया वो। क्लियर है ना? तो हम क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल, अगर मान लो कि A और B आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, C, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, और A किसके इक्वल हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ C के। यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ B, और A किसके इक्वल हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ C। क्लियर है ना? अब कंडीशन क्या है कि जब MEOH हम यूज करेंगे तब क्या होगा, तो MEOH, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 सबसे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इस पे मैं एक क्वेश्चन करके आपको समझा दूंगा मैं। जब MEOH क्या करेंगे हम, फर्स्ट इंड पॉइंट, यानी कि फिनोल्फथालीन के प्रेजेंस में एक बार टाइट्रेशन हम करा चुके हैं, उसके बाद फिर MEOH जब हम ऐड कर रहे हैं तब क्या होगा, तो NaOH तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा है, एक ये NaHCO3, ठीक है, और दूसरा क्या बचेगा फिर, जो आपको ओरिजिनल है और एक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट इक्वल कर देंगे। इसको हम क्वेश्चन से बहुत इजी तरीके से समझ लेते हैं कैसे। ठीक है, जैसे मान लो कि बोला है कि ये सॉल्यूशन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaOH यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर 25 ml ऑफ दिस मिक्सचर रिक्वायर्ड 19.5 ml ऑफ वन नॉर्मल HCl फॉर द एंड पॉइंट विद मेथिल ऑरेंज 25 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ द सेम HCl फॉर द एंड पॉइंट, तो कैलकुलेट ग्राम पर लीटर ऑफ ईच सब्सटेंस इन मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, Na2CO3, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं सिर्फ वो देखना, और दूसरा क्या दिया यहां पे, NaOH, और किसके प्रेजेंस में बोला है, यूजिंग फिनोल्फथालीन, क्या यूज कर रहा है, फिनोल्फथालीन HPH। तो मैंने क्या बोला कि फिनोल्फथालीन के प्रेजेंस में क्या करेगा, HCl, NaOH और Na2CO3 दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसका मिली इक्विवेलेंट मैंने क्या मान लिया, A, और इसका मिली इक्विवेलेंट मैंने क्या मान लिया, B। टाइट्रेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट A और B टर्म में इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना, बहुत इजी तरीका से होगा, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ B। अब सबसे पहले ध्यान देने की बात है, यहां पे जब मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैं Na2CO3 लिखूंगा तो इसको मैं A/T लिखूंगा, और यहां पे मैं B लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। जैसे मान लो कि यहां पे Na2CO3 प्लस HCl रिएक्ट करता है तो NaHCO3 मिलता है प्लस NaCl मिलता है। ठीक है ना, तो यहां से जब मैं आपसे पूछूंगा कि फिनोल्फथालीन के प्रेजेंस में HCl जब रिएक्ट करता है Na2CO3 से, तब इसका n फैक्टर क्या होगा, तब इसका n फैक्टर क्या होगा, 1। अगर ये बातें आपको याद है तब n फैक्टर को 1 मान लो और डायरेक्ट A प्लस B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कई बार क्या होता है कि Na2CO3 है, अब कोई सडन आपसे पूछे कि Na2CO3 का n फैक्टर क्या होगा, तो आप सीधे बोलोगे 2। तो उस गलती को सुधारने के लिए हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट कि आप हमेशा n फैक्टर 2 लो और इसे A/2 लिख दो, तो फिर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ तो आप n फैक्टर 1 अगर लिखोगे तो सिर्फ A लिखो, या n फैक्टर Na2CO3 का 2 लिखने वाले हो आप तो क्या लिख लो, A/2 लिख लो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 19.5 वॉल्यूम दिया है ml में, और नॉर्मलिटी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया, इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया, 19.5 इक्वल में क्या आ गया, A/2 प्लस B। इसे आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बोला है कि वन नॉर्मल ही HCl है और उसको क्या किया है, 25 ml लिया है, तो यहां पे इसकी मिली इक्विवेलेंट क्या आ गई, 25, और यहां पे क्या लिखोगे, A प्लस B। ठीक है, बोला है ना कि 25 ml ऑफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड 19.5 ml ऑफ वन नॉर्मल HCl फॉर द एंड पॉइंट विद द मेथिल ऑरेंज 25 ml। अब क्या कर रहा है, मेथिल ऑरेंज को ले रहा है। ठीक है ना, कब से, फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद, यानी कि बिगिनिंग से मेथिल ऑरेंज को जब ऐड कर रहा है, तो बिगिनिंग से जब मेथिल ऑरेंज को ऐड करेगा तो Na2CO3 पूरा का पूरा मेथिल ऑरेंज के प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट कर जाएगा और NaOH भी कर जाएगा। मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद नहीं, अगर फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद रहता
तो HCl तो NaOH से पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता, लेकिन बिगिनिंग से क्या बोल रहा है, MEOH को उसने ऐड कर दिया, तो क्या लिखेंगे HCl का तब मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा MEOH के प्रेजेंस में 25 इक्वल में A प्लस बी। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहां से A और B की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ गई 11 और B की वैल्यू कितनी आ गई 14। ये क्या आ गया आपके मिली इक्विवेलेंट आ गए। अब जब मिली इक्विवेलेंट आपका आ गया तब क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज प्यूरिटी निकाल सकते हो, ठीक, परसेंटेज मास निकाल सकते हो। मिली इक्विवेलेंट से क्या निकाल सकते हो आप, सबसे पहले मोल निकाल सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इस मिली इक्विवेलेंट को किस में चेंज कर लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज करने के लिए आप क्या लिखोगे बोलो, जैसे ये A इसका मिली इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट ये हो गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट में n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे तो n फैक्टर इसका क्या है बोलो 2, तो क्या आ गया मोल, ठीक है ना। अब मोल में क्या करना पड़ेगा आपको, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया वेट, वेट क्या ले लोगे 106, ठीक है। A की वैल्यू 11 गिवन है तो वेट आ गया। अब परसेंटेज निकाल लेना, 25 ml में है और 100 में पूछा है, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर 25 ml में है और 1000 में पूछा है, तो ये आया 25 के लिए, तो 1000 के लिए क्या करोगे 25 में इतना, तो एक के लिए क्या इतना बाई 25 इंटू 1000 कर देना, ये एक आ गया। वैसे ही सेम सेम आप B को कर सकते हो, B की वैल्यू 14 आया है, ठीक है ना। और क्या कर सकते हो उसको ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज कर लो 10 के पावर -3 से, n फैक्टर से डिवाइड कर दो, मोल आ गया, इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया 25 ml आया, 1000 में निकालना है कितना परसेंट से आ जाएगा। इसको समझने के लिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें तीनों केस दिया है। इस एग्जांपल को बढ़िया से आप समझना तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। बोला है 47.50 ml ऑफ ए सॉल्यूशन containing 1 gram of each of Na2CO3, NaHCO3 and NaOH was titrated with 1 normal HCl. So what will be the titer reading if only phenolphthalein is used indicator? इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, फिर आपको सारे तरह के जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या है Na2CO3, फिर यहाँ पे क्या है NaHCO3 और तीसरा क्या दिया है यहाँ पे NaOH। इसका मिली इक्विवेलेंट आप A मान लो, इसका मिली इक्विवेलेंट आप B मान लो और इसका मिली इक्विवेलेंट आप C मान लो। टाइट्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि आप ABC मान लो और हम तीनों ABC तीनों केस करते हैं। हम बोला है कि ओनली फिनोल्फथलीन इज यूज्ड, तो मैंने क्या बोला कि आपको याद रखना है कि फिनोल्फथलीन के प्रेजेंस में HCl किससे रिएक्ट नहीं करेगा NaHCO3 से। ये क्यों नहीं रिएक्ट करेगा, ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं तो सिर्फ आप सिंपल सी बातें आप याद रखो, ठीक है। इसलिए नहीं करेगा कि HCO3 बचेगा और HCO3 क्या हो जाएगा फिर H2O + CO2, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप तो सब सिंपल ये याद रखो कि फिनोल्फथलीन के प्रेजेंस में HCl NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि सबसे पहले HCl क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सबसे पहले रिएक्ट किसके साथ होगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो क्या करोगे HCl + NaOH, उसके बाद क्या होगा Na2CO3 से करेगा, कितना करेगा पूरा नहीं हाफ करेगा, और NaHCO3 क्या हो जाएगा इसका एसिडिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H। सिंपल बात अब याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, सबसे फर्स्ट केस में A के लिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल में हम क्या लिख देंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल में हम क्या लिख लेंगे A/2 क्योंकि इसका आधा कर रहा है प्लस C, ठीक है ना। तो यहां से बताओ HCl का मिली इक्विवेलेंट क्या आएगा, वॉल्यूम आपको बताना है, वॉल्यूम ml में मान लो कि V ml, तो V इंटू नॉर्मेलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, A/2 ग्राम कितना दिया 1 ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट इसे कितना है 106 और तुम डिवाइड कर दोगे किससे तो 53 और 53/2 तो फिर क्या हो गया 106। ये क्या आ गया इसका मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, प्लस सी के लिए क्या लिखोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम बाई इक्विवेलेंट रेट, इक्विवेलेंट क्या है मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर, तो NaOH का क्या आ गया बोलो 40, चूंकि ये मिली इक्विवेलेंट आपने लिखा है इनटू 1000 कर लेना। यहां से क्या आ गया फर्स्ट टर्म में वॉल्यूम आपका आ जाएगा। फिर सेकंड वाला केस लेते हैं हम, सेकंड केस में क्या लिखेंगे आप बताओ, बोला है कि मेथिल ऑरेंज इज यूज्ड इंडिकेटर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि वेरी बिगिनिंग से ले रहा है, तो आप क्या करोगे HCl MEOH के प्रेजेंस में मिली इक्विवेलेंट ऑफ
मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल में क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, सिंपल। तो अब क्या लिखोगे बोलो, V इंटू 1 बराबर A मतलब किसका मिली इक्विवेलेंट A है, Na2CO3 का। तो क्या लिखोगे, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 106 बाई एन फैक्टर, तो ये क्या आ गया 53, ठीक है। इनटू क्या हो गया 1000 प्लस बी कितना लोगे भाई 1, मोलर मास क्या आएगा इसका 84, एन फैक्टर से क्या है 1 इंटू क्या हो गया 1000 प्लस सी क्या लिखोगे 1/40 इंटू 1000, ठीक है। यहां से वी आ जाएगा। सी वाला टर्म में क्या करोगे, बोला मेथिल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट विद द फिनोफ्थलीन, यानी कि फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में एक बार एंड पॉइंट आ चुका है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एंड पॉइंट ऑब्टेन हो चुका है, उसके बाद हम एमईओएच ऐड कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो उस टाइम में क्या होगा कि एनएओएच पूरा का पूरा गया, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ बचा बी और ये क्या है ए। तो मिली इक्विवेलेंट यानी क्या लिख लोगे आप, भी इंटू 1 बराबर क्या लिखोगे आप B/2 प्लस सी। और दोनों केस जैसे यहां पे किए हो ना, बी को क्या लिख लोगे NaCO3, तो 1 ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर यानी कि 84 इंटू कर लेना 2 से, जो कि 2 गिवन है क्योंकि हाफ ही रिएक्ट करेगा, और प्लस सी 1/40, यहां से क्या आ जाएगा V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू आ जाएगी। सबसे सिंपल हमने ये बताया आपको, पूरा डीप में जाकर मैंने नहीं बताया आपको टाइट्रेशन, सिंपली बताया कि अब याद रखना कि फिनोफ्थलीन के प्रेजेंस में HCl क्या करेगा NaCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर है। और बाकी जो भी दिया हो आप A B C करके मिली इक्विवेलेंट करके या मोल करके ले लेना। A/2 अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो सिंपली कैसे आ सकता है आपका, आप सिंपल मोल भी मान के निकाल सकते हो, एन फैक्टर 1 भी लेके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री क्या है, आयोडी डी मतलब डायरेक्ट टाइट्रेशन विथ आयोडीन, और आयोडो मतलब इनडायरेक्ट टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन, यानी कि I2 का अगर डायरेक्ट टाइट्रेशन हो रहा है किसी सुटेबल रिएजेंट से तो क्या जाएगा आयोडी, और डायरेक्ट नहीं हो रहा है, पहले हम क्या करते हैं किसी KI की एक्सेस में I2 प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर उस I2 क्या करते हैं सुटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगा हमारा आयोडोमेट्री होगा, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप तो ऐसा नोटिस कर सकते हो DI मतलब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट टाइट्रेशन जैसे I2 का हाइपो से है, और ये क्या है आपका इनडायरेक्ट। सबसे पहले FeCl3 का हमने KI से कराया था, हमको I2 मिला, फिर इस लिबरेटेड I2 को हमने क्या करवाया हाइपो से करवाया और NaCl प्लस Na2S4O6 मिला, क्लियर ना। इसमें हम क्या करेंगे जैसे मोल मेथड और ग्राम इक्विवेलेंट, अगर I2 का डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं टाइट्रेशन करवा रहे हैं किसी सुटेबल रिएजेंट से, तो वहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंट सबका इक्वल कर देंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के बाद क्या कर सकते हैं मोल आ सकता है, जब मोल आएगा तो क्या कर सकते हैं हम एन फैक्टर, ठीक है, या परसेंटेज प्यूरिटी कुछ भी निकाल सकते हैं अगर मालूम हो तो, ठीक है। लेकिन जहां पे अगर उसका एन फैक्टर इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे मोल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन यहां पे ले लेते हैं, बोला है कि 60 ग्राम सैंपल ऑफ KMnO4 इज डाइल्यूटेड विथ 100 ml ऑफ वाटर, 25 ml of this sample liberated with excess amount of KI and a liberated I2 is again titrated with 100 ml of 0.05 molar FeCl3 solution, determine percentage purity of KMnO4, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको समझ में आना चाहिए देख के कि ये आयोडोमेट्री है, ठीक है ना। ये क्या है आयोडोमेट्री है, KI को हमने क्या लिया है एक्सेस में लिया है हमने, ये आयोडोमेट्री है। तो इसमें क्या करेंगे हम मोल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट इसका ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले किसका मोल हम निकाल सकते हैं, बोला है ना कि 100 ml ऑफ 0.005 मोलर ऑफ FeCl3, यानी कि FeCl3 का हम क्या निकाल सकते हैं मोलरिटी में हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा मोल, और मोल में हमने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 इंटू 0.05 यानी कि 5 क्या आ जाएगा इसका मिली इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है ना। जब इसके 5 मिली इक्विवेलेंट हो गए हैं तो I2 को भी मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे 5 ही होंगे, कैसे सबके मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे आपस में इक्वल। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, चलो मैं पूरी बातें लिख देता हूं। जैसे मान लो कि आप क्या करोगे, सबसे पहले FeCl3 का कैसे निकालोगे वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी क्या आ जाएगा मोल, मोल कितना आएगा 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे मोल इंटू एन फैक्टर तो क्या आ गया इसका मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए इसका 5, तो इसके मिली इक्विवेलेंट 5 आ गए, तो इसके भी मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए I2 के भी मिली इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे ना मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 इक्वल में क्या लिखोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeCl3।
तो इसके भी I2 कितने हो गए 5, लेकिन आप मिली इक्विवेलेंट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I2 का n फैक्टर दोनों के लिए अलग अलग है। अगर कोई एक ही रिएजेंट हम लेते हैं और उस रिएजेंट का दो रिएक्शन में अलग अलग n फैक्टर है तो उस ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से नहीं, मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे I2 का n फैक्टर क्या है, 0 से किस में जा रहा है 5 में, ठीक है ना। तो चेंज कितने का है 5 का, लेकिन n फैक्टर से कितना है 10, क्योंकि चेंज इन n फैक्टर इंटू 2 करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है इसका 2 का, तो इसको क्या करेंगे मोल से, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आ गया 5, तो इसका मिली मोल कितना आएगा 5/10, यानी कितना आ गया 0.5। 0.5 क्या आ गया मोल I2 के, तो I2 के मोल कितने आ गए 0.5, ये क्या है I2 के मोल, तो मोल ऑफ I2 0.5 हो गया। तो यहां से भी I2 का मोल क्या आ गया 0.5। 0.5 मोल इसके आ गए। अब मोल आ गए तो क्या करोगे, मिली मोल आ गए, मिली मोल इंटू एन फैक्टर क्या आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट, और इसका एन फैक्टर क्या होगा 0 से -1 में जा रहा है, चेंज कितने का 1 का, 2 के लिए निकालेंगे तो क्या आ गया 2। तो यानी कि इस इक्वेशन में मिली इक्विवेलेंट I2 का कितना आ गया 0.5 इंटू 2 कितना आ गया 1। इसके मिली इक्विवेलेंट 1 आ गए, तो KMnO4 का भी मिली इक्विवेलेंट क्या आ गया 1, यानी कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो मिली मोल से क्या होगा मिली इक्विवेलेंट बाई एन फैक्टर कितना आएगा 743, तो यानी कि मोल ऑफ KMnO4 क्या आ गया, मोल ऑफ KMnO4 आ गया 1/3 मिली मोल। अब मिली मोल को अब क्या करना, ये सभी क्या है मिली मोल है, मिली मोल को क्या करोगे आप मोल में चेंज कर लो, मोल आ गया, मोल में क्या करोगे इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ गया तो परसेंटेज निकाल लो, क्लियर है ना। तो फिर मिलते हैं।